तो यही है, यूं करने का तो ये राजस्थान जी के तो अपने खत्म होने का नाम भी नहीं। मेरी बात सुन दो, एक बात सुन लो, राजा महाराजाओं वाली हिस्ट्री मत पढ़ के जाना, उसमें केवल वो पढ़ के जाना, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकरण, है ना, वो जो 3-4 चीजें हैं केवल वो पढ़ के जाना, उसके अलावा बाकी चीजें पढ़ के अपने नहीं। राजा महाराजाओं वाले क्वेश्चन होंगे तब तो मेरी पढ़ाई भी इतनी है कि आपको 4 ऑप्शन देके वैसे याद आ जाएगा। और ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जो आपको नहीं आ रहा, वो फिर दुनिया में किसी को भी, किले पढ़ के जाओ, शुरुआत वाले 6 किले पक्के पक्के पढ़ के जाना, गागरोन, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, रण जैसलमेर, जो यूनेस्को की साइट के अंदर है, जो किसके अंदर शामिल है। मैंने खूब सारे पेपर देखे, उनमें यदि पिछले 5-6 साल में किलों के क्वेश्चन है तो ये 6 है। पढ़ने को अपने 40 पढ़ते हैं, पढ़ने को कितने पढ़ते हैं 40, लेकिन ये 6 पढ़ना। फिर होगा क्या, ये 6 ढंग से पढ़े हुए, ऑप्शन में मान लो इनके अलावा किसी का क्वेश्चन आया तो ऑप्शन जो 4 होंगे उनमें से 3 तो यही होंगे। ये 6 अच्छे से पढ़े, ऊपर कोई चीज पूछी ये किस में है, इन 3 में तो नहीं है, फिर जो चौथा बचा उसके अंदर है। तो ये यदि अच्छे से पढ़े हुए होंगे तो आगे वाले भी अपने आप में क्या हो जाएंगे, अच्छे से। अच्छा, किताबों वाले जो क्वेश्चन है, किताबों वाले क्वेश्चन जो बड़ी बड़ी सी किताबें, वो भी प्राचीन काल वाली किताबें पढ़ लेना अच्छे से। वो जो अपने एंशिएंट और मिडिएवल वाली 20 किताबें लिखवाई हुई होगी मेरे, ज्यादा से ज्यादा, या 25 मान लो ज्यादा, है ना, क्योंकि इधर वाली किताबें एक एक राइटर की 10-10 है, एक एक राइटर कितनी है 10-10। तो इनमें तो केवल पुराने पेपर देख लेना और पुराने पेपर में जो जो पूछ रखी है वो पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। वो किताबें 20 जो किताबें वो याद कर लेना, सालीभद्र सूरी, वज्रसेन सूरी, अचलदास खिचरी, वचनिका, वो वचनिका राठौड़, रतन सिंह, महेशदास सोत्री, और वो याद भी जाएंगे आपके, उस टाइम जब भी पढ़ी थी तब अच्छे से याद करवाई हुई है, वो याद आ जाएगी। एक चैप्टर जो पक्का पक्का पढ़ के जाना, सभ्यता वाला। कौन सा पढ़ के जाना, इतने इजी सवाल आएंगे जिसकी हद नहीं। पहली बात तो क्वेश्चन इसी प्रकार का आएगा, इनमें से कौन सा कांस्य युगीन सभ्यता का केंद्र है, कालीबंगा। इनमें से कौन सा ताम्र पाषाण संस्कृति का केंद्र है, आहड़। अच्छा, इनमें से कौन सा मौर्य काल का मुख्य केंद्र है, बेराट। इनमें से कौन सा गुप्तों का मुख्य केंद्र है, बयाना। सिंपल सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा प्राचीन काल में विद्या का केंद्र हुआ करता, जहां पर माग और भीनगुप्त भी, ब्रह्मगुप्त भी रहे थे, कौन सा है, भीनमाल। इनमें से कौन से केंद्र से कालीबंगा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है, सोथी। कौन सा, सोथी। राजस्थान में सबसे प्राचीन संस्कृति के अवशेष कहां से मिलते हैं, बागोर। कहां से मिलते हैं, बागोर। यहां से हमारे तांबे गलाने की भट्टियां कहां से प्राप्त होती है, आहड़। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी थी, गणेश्वर। कौन सी थी, गणेश। अच्छा, एक बस्ती जो वैदिक कार्यों ने बनाई थी, लोहे के अवशेष मिलते हैं, चावल खाया करते थे लोग, सुनारी। कौन जगह, सुना। औजारों की नगरी किसे कहा जाता था, कुराड़ा। औद्योगिक नगरी के नाम से कौन सी जान जाती थी, ईश्वर। सिक्के सबसे अधिक यदि कहीं पर बनाए गए तो रेड। रेड को प्राचीन भारत का क्या कहा जाता था, गुप्तों के सिक्के एक जगह से कहीं से मिले तो वो कौन सी, बयाना। मिनांडर के 16 सोने के सिक्के मिले तो वो जगह कौन सी, कौन सी, बेराट। हवेनसांग राजस्थान में 2 जगह आके गया था, बेराट और भीनमाल। वो भीनमाल को क्या कह के गया था, तो पीलो मोल। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले, कहां से मिले, काली। एक शहर जिसकी 2 बस्तियां हैं, दोनों 4 दीवारी से घिरी हुई है, कालीबंगा। ऊंट के साक्ष्य कहां से मिले, कालीबंगा। ऊंट के साक्ष्य अपने राजस्थान से मिलेंगे, उसमें ऑप्शन ही वैसे होंगे, तो वो भी जगह कौन सी हो जाएगी आपके, कालीबंगा। कौन जगह हो जाएगी, कालीबंगा। तो बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो सीधी सीधी सी, कि भाई कालीबंगा की खोज करने वाला बंदा कौन था, अमलानंद घोष। उसकी खुदाई करने वाले कौन कौन थे, बीबी लाल। और मेरी गट फीलिंग कहती है कि इस बार बीबी लाल का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बीबी लाल को इस बार पद्म विभूषण मिला है। तो बीबी लाल के बारे में वो कुछ ना कुछ पूछेंगे, तो बीबी लाल से संबंधित जो भी जानकारी आपने नोट्स के अंदर लिखी है। बीबी लाल एक तो आपके यहां से जुड़े हुए थे, फिर आप एक के यहां से जुड़े हुए थे, गिलुंड। गिलुंड वाला जो उत्खनन था उसमें भी साथ में कौन थे, बीबी लाल। और इधर वाले कालीबंगा वाले में भी अपने कौन हुआ करते थे, बीबी लाल। तो बीबी लाल से संबंधित कोई ना कोई वो सवाल पूछ सकता है, तो बीबी लाल वाली थोड़ी सी बातें याद रख लेना, ठीक है। कल आपके जो क्लास होगी वो एक तो दिग्विजय सर की है, पॉलिटी की, ठीक है। तो वो मुझे कह रहे थे कि मैं 3-1 घंटे के अंदर स्टेट पॉलिटी का इनको रिवीजन करवा दूंगा, ठीक। एक मुझे विजय सर कह रहे थे कि 2-1 घंटे की उनकी कोई इकोनॉमी की बाकी है, ऐसा कुछ कह के कहते हो 2 घंटे की, हाँ तो वो कर ही लेना। इकोनॉमी जब पूरी हो रखी है यार, 2 घंटे में यदि होती हो तो हो जाएगी। फिर कल के बाद में आपके पास में दिन बचते हैं 4, कल 22 हो जाएगी, 23, 24 और 25 और 26, 4 दिन बचते हैं। 27 को तो पेपर ही, एक दिन इकोनॉमिक सर्वे, एक दिन करंट। 25 और 26 को तो केवल यही पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे और करंट के अलावा किसी भी सब्जेक्ट के हाथ है। फिर 2 जो जिनको रिवीजन कर सको आप,
कोशिश ये करना कि एक दिन में इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटी दोनों का रिवीजन हो, एक दिन के अंदर। भले जल्दी जल्दी कर लेना, एक बार आंखों में से चीजें निकल जानी चाहिए। अब लास्ट में याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप याद करने बैठोगे तो आपको लगेगा कि आपके पूरे दिन में 3 पन्ने ही नहीं हुए। और एक लास्ट टाइम में ये दिक्कत और आएगी कि आपको लगेगा मैं आगे आगे याद कर रहा हूं, मैं पीछे सब भूल गया। और आपको लगेगा यार खेतला जिन बाबू जिन मेरे सब बराबर हो गए, जबकि ऐसा होता नहीं। ये स्थिति तब भी आती है जब आप बहुत कुछ पढ़ लेते हो। एक बार आंखों में से सब निकलना चाहिए। मेरा ये कई बार फील किया हुआ है कि मैं कई बार किसी चीज को छोड़ दिया करता और मैं कहता यार ये क्वेश्चन, ये जो 2 चैप्टर ये मैं बाद में देख लूंगा, और बाद में किसी भी कारण से मैं नहीं देख पाया। उनका सवाल आता, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं आता। कभी आता हुआ सवाल भी या तो मैं छोड़ता या उसको अटेम्प्ट नहीं करता। और कोई ऐसा चैप्टर जिसको मैं ऊपर ऊपर से देख के गया यूं, उसमें कॉन्फिडेंस रहता, अरे अपने सुबह देख के आए थे, ये अपने कर देंगे। तो एक बार आंखों में से निकलना चाहिए, भले ही इकोनॉमी पूरी 4 घंटे में निकले, पॉलिटी पूरी 4 घंटे में निकले। आपको लगेगा 4 घंटे में तो केवल नाम नाम पढ़ जाएंगे, केवल नाम नाम पढ़ने, ताकि अंदर ये कॉन्फिडेंस रहे कि मेरी पॉलिटी पढ़ी हुई, मेरी इकोनॉमी पढ़ी हुई। एक दिन राजस्थान वाला रिवीजन करना, कल्चर, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी विजय सर वाली नोट्स में से सिंगल क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा, मैं लिख के देता हूं। अपने वाले में तो अथाह सागर है, इधर में तो इधर उधर कुछ पूछ लिया, कितने गांव दिए तो पूछ लिया, है ना, क्या कर सकते हैं अपने। पर राजस्थान ज्योग्राफी में कोई क्वेश्चन इधर से उधर ही नहीं होगा। तो राजस्थान वाली ज्योग्राफी बहुत अच्छे से करके जाने कोशिश करना। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बड़ी बड़ी चीजें याद करके जाना। 2 क्वेश्चन पक्के आएंगे, सबसे ऊंची चोटी कहां पर है, ये जल संधि किस किस के बीच में है, फलाना खनिज कहां से निकलता है। खनिज वाला एक चैप्टर होगा, सारे वर्ल्ड के खनिज एक साथ ही करवाए हुए होंगे, तो वो जो वर्ल्ड वाले खनिज है वो लोएस सीधा पूछेगा, ऑस्ट्रेलिया लोएस, टंगस्टन ये फलाना ये, वो मिलाने वाला कोई आपस सुमेलित करना टाइप का पूछेगा। 3-4 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 2 क्वेश्चन ये सीधे सीधे वर्ल्ड ज्योग्राफी के होंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चन आएंगे 7-8 क्वेश्चन होंगे, 7-8 में 2-3 ये होंगे, 5-6 क्वेश्चन होंगे इंडियन ज्योग्राफी होंगे। पर लास्ट में रिवीजन ये 4 चीजें होनी चाहिए, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान जितना हो सके वो, और आपके करंट और इकोनॉमिक सर्वे। करंट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों को पूरा 1-1 दिन देना है, कुछ भी नहीं पढ़ना उसके अलावा। 2 दिन पहले बाकी वाले सब्जेक्ट बंद कर देना, बाकी वाले आपने जितने पढ़ने थे उतने पढ़ लिए। इतने सालों तक यही तो पढ़ते रहे थे भाई। आप यूं मानिए कि ये तैयारी अभी की नहीं है, ये तैयारी आप स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम की भी है। मुझे याद है, मैं एक बार कोई एग्जाम देने गया, उसके अंदर एक क्वेश्चन था कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी, और मुझे लगा बछेंद्री पाल कौर। कौन सी थी? उसमें नीचे बछेंद्री पाल कौर ऑप्शन ही नहीं। तब मैंने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा तो वो था भाई विश्व की पहली महिला कौन सी, तो भारत की है। अब मैंने उसमें 4 ऑप्शन पढ़े। मेरा कभी 3री-4थी क्लास के अंदर कभी कोई डिबेट के अंदर, हमारे स्कूल में बाल सभा करवाते, तो बाल सभा में क्वेश्चन पूछते, और तब मेरा कोई पढ़ा हुआ था जुनको ताबेई, जापान की एक महिला थी जुनको ताबेई, और मुझे उस दिन आ रहा था यार ये जुनको ताबेई है। मैं जुनको ताबेई करके आया, बाहर निकल के मैंने चेक किया, वापस जुनको ताबेई थी। तो ये तैयारी बहुत पुरानी तैयारी है, बहुत प्रोसेस की तैयारी। आपके दिमाग में खूब सारी चीजें हैं, आप इंप्लीमेंट कैसे करते हैं केवल उस पर डिपेंड करता है। यदि पेपर करो, शुरुआत के अंदर पेपर करो, और पेपर में शुरुआत के 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 7 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 8 क्वेश्चन नहीं आ रहे, पेपर को पलट लेना, 150 से शुरू कर लेना। कोई जरूरी नहीं कि 1 से 10 वाले क्वेश्चन करे। एक और काम, पहले घंटे के अंदर ये होना चाहिए कि पहले राउंड के अंदर जितने क्वेश्चन आए उन सबके टिक लगाए। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन, अब इसमें 4 ऑप्शन है, आपको वो जो आपको क्लियर दिख रहे हैं भाई ये तो मुझे आते हैं, उन सबके टिक लगा लिए, दो बड़े बड़े टिक। तो ये नहीं कि एकदम छोटे छोटे से लगाओ, इसमें लगा दी। 3 नंबर आपका जो भी था आपने डी पे लगा दिया। पहले राउंड के अंदर जितने हुए, जितने 50, 60, 40, 30, 25 जितने हुए आपसे उतने लगा दिए। वो लगाने के बाद वो सारे ओएमआर में भर दो, वो सारे के सारे ओएमआर के अंदर भर दो। ओएमआर में भरोगे तो आपको ये भी पता चलेगा मेरे कितने हो गए, कि मेरे 60 हो गए, मेरे 50 हो गए। तो एक कॉन्फिडेंस आया कि ये जो 50-60 है ये तो वो थे जो मुझे क्लियर आ रहे, इनमें अब गलत होने की संभावना 2-4 की, बाकी संभावना नहीं। अब वो लगा दिए तो आपको ये भी पता चला ये हो गए। अब उन सवालों को देखा जाए जिनमें आपके 2 में कंफ्यूजन था, उनके अंदर वो अटेम्प्ट लिया जाए जो क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले आपके दिमाग में आया था। एक प्रथम दृष्टया देखते ही सबसे पहले जो दिमाग में ऑप्शन आया था उसके सही होने की संभावना 99.9999% है। आपका दिमाग कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि पहली दृष्टि के अंदर ऐसा उत्तर बताएगा जो आपका देखा हुआ नहीं है। आपका दिमाग सबसे पहले जो आंसर निकाल के भेजेगा वो कहीं ना कहीं सेव है, इसलिए वो बाहर आया, वरना कभी भी आंसर बाहर नहीं आएगा। हाँ, आप यदि उस पर दिमाग लगाओगे, 2 है तो सबसे पहले जो दिमाग में आया हुआ है वो कर दिया जाए। आप वापस लगाओगे, जैसे मान लो राउंड में क्वेश्चन हो गया आपके 60, वो 2-2 वाले जो थे आपने वापस किए, 2-2 वाले जो किए वो मान लो आपके क्वेश्चन हुए 27, वो 27 किए वापस वो हमारे भरी जाए।
ओएमआर देख देख के भरी जाए कि हम सही तो भर रहे हैं। बाकायदा क्वेश्चन दे कि 11 नंबर इधर 11 में, वरना 2-3 क्वेश्चन तो वैसे गलत करोगे कि भरना 11 में थे भर दिया 13 में, भरना बी था भर दिया सी। ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम इस वजह से तो हमारे 2 नंबर नहीं कटने चाहिए कि हम ओएमआर नहीं भर पाए थे। टेस्ट सीरीज देने का ये फायदा तो कम से कम होना चाहिए कि वहां पर ओएमआर भरने में तो कोई भी गलती नहीं। शुरुआत वाली जो खाना पूर्ति होती है वो पहले की जाए, भले ही उसमें 10 मिनट लगे, भले ही उसमें 15 मिनट लगे, पेपर खोल के करने की जल्दबाजी कोई भी नहीं होनी चाहिए। वरना क्या होता है, शुरुआत वाली वो अपने करते नहीं, फिर वो जो इन्विजिलेटर होता है ना, वो आके धमकाने वाले अंदाज में बात करता है, ये गोले क्यों नहीं भरे इसके, अपने हड़बड़ा जाते हैं। उस हड़बड़ाहट के अंदर 1-2 क्वेश्चन गलत कर बैठेंगे। आराम से 15 मिनट लगे कोई बात नहीं, गोले भरे पूरे, बुकलेट सीरीज भरी, उसके रोल नंबर भरे, जो जो उसके अंदर भरने थे वो सारी की सारी चीजें भरी। अब 2 राउंड कर दिए, 2 राउंड में मान लो आपने कहा कि मेरे क्वेश्चन हो गए मान 90, 60 पहले में किए, 30 दूसरे में किए। अब बाकी और देखे जाए उसके अंदर कि यार कौन सा है जिसको मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, कौन से में मुझे लगता है कि यार ये इसका उत्तर हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। जो भी तुक्के मारने वाली सी आपकी पोजीशन रहती है, उस पोजीशन के अंदर 20-25 ऐसे लेने हैं, 100 से ज्यादा होने चाहिए। भाई ऐसा होगा ही नहीं आपसे कि आप कहो कि 120 तो मुझे पूरे आ रहे थे, ये कभी नहीं होगा। तो आपको ये तो खेलना ही पड़ेगा अपने आप के अंदर कि आप, वरना स्टूडेंट क्या करता है, वो जो मैं पहले कह रहा था, 70 ही किए, फिर मैंने बता ही दिया था 70 करके अपने कहते हैं ऊपर ऊपर वाले 20 तो गलत मान ही लो, ऊपर ऊपर वाले 20 मान लो तो क्वेश्चन बचे 50, 20 के इधर और वे लास्ट में बचे 44। उनका आपने क्या करना, फिर तो वैसे ही मेरिट से बाहर हो गए, तो आराम से 100, 110, 120 के आसपास क्वेश्चन तो होने ही चाहिए अपने। उतने क्वेश्चन होंगे तो ऊपर वाले कटकुट आके भी अपने लास्ट में वो आएंगे, 70-75 के आसपास में आएंगे, और 70-75 होंगे तब आप आराम से हो जाएंगे। पर ओएमआर पहले भर लेना। मैंने खूब सारे बच्चों की ओएमआर भरते हुए नहीं देखा है, फिर वो घंटी लगती है या वो आकर 5 मिनट और है, पर ये दूर दराज के गांवड़ों में सेंटर है, वहां पे घड़ियां नहीं है, आपको ले जाने नहीं देंगे। इसलिए बार बार घोचे करना जो मास्टर खड़ा होगी, टाइम कितना है, टाइम कितना है, टाइम बताओ सर, टाइम बताओ सर, ताकि आपको दिमाग में रहे। वरना क्या पता घंटी लगे नहीं लगे, होता तो ये भाई हर आधे घंटे में घंटी लगती है, अपने सुन नहीं पाए घंटी लगी, तो थोड़ी देर में एक राउंड भरा, फिर सर टाइम कितना हो गया, टाइम कितना हो गया सर। हो सके तो पहले राउंड के बाद में दूसरा राउंड जो लो उसके अंदर मैथ्स रीजनिंग वाले क्वेश्चन करना। पहले राउंड में तो आपने सीधे सीधे टिक लगाए, सीधे सीधे टिक, तो मैथ्स रीजनिंग वालों कैसे लगेंगे, तो वो उसके बाद मैथ्स रीजनिंग वाले क्वेश्चन कभी भी लास्ट में नहीं रहने चाहिए, वो क्वेश्चन बीच में होने चाहिए। कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर और आपके फलाने सागर को कौन सी एक नहर मिलाती है, ये तो 1 सेकंड में भी भरा जा सकता है, पर इसका साधारण ब्याज इतना, चक्रवर्ती ब्याज इतना, तो ये राशि बताइए, ये 1 सेकंड के अंदर नहीं होता, ये तो 2 मिनट लेता है, तो 2 मिनट लेता है, तो इसके 2 मिनट पहले दे दिए जाए। ये नहीं, कई बार स्टूडेंट कहता है कि सर मैथ्स रीजनिंग तो मैं लास्ट में कर लूंगा ना, बीच के अंदर कर लो आप, बीच वाले टाइम में पहले प्रथम दृष्टिया जो आते हैं वो कर लिए जाए, फिर बीच वाले कर लिए जाए, फिर वो कर लिए जाए। और यदि शुरुआत वाले 5-7 क्वेश्चन गलत होते हो, पेपर देख के उन क्वेश्चनों को किया जाए जो सब्जेक्ट आपका अच्छा आता है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है। और लगता है कि मुझे ज्योग्राफी में कॉन्फिडेंस है, पहले ज्योग्राफी वाले कर लो, उसमें क्वेश्चन लगातार मिलेंगे। ज्योग्राफी के हैं तो लगातार ज्योग्राफी के आएंगे, पॉलिटी के हैं तो लगातार पॉलिटी के आएंगे, हिस्ट्री के हैं तो लगातार हिस्ट्री के आएंगे। वो वाली चीजें देख लीजिए। हड़बड़ाहट नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? अच्छा, एक वो चैप्टर मेरे मॉडर्न में बचा हुआ था और मुझे लगता था यार मुझे पढ़ा देना चाहिए, उसका एक आधा क्वेश्चन आता है, क्रांतिकारी। कौन सा था? क्रांतिकारी। मैं देखूंगा उनसे, मैं पूछ, 1 घंटे का है वो, कुल कितने घंटे का? 1 घंटे का। मैं इसे पीपीटी बना के पढ़ाऊंगा तो 1 घंटे में मोटी मोटी बातें बतानी, वो याद भी हो जाता है, सारे पढ़ लोगे तो एक आधा क्वेश्चन क्रांतिकारियों का पक्का आ जाता है। मॉडर्न, बाकी मॉडर्न मत पढ़ के जाना, जो होंगे तो वो टेस्ट सीरीज वाले जो पेपर हुए थे इनसे हो जाएंगे, या आपने जब पढ़ी थी उसके हिसाब से हो जाएंगे। मॉडर्न का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, या तो इतना सिंपल आएगा कि आजाद हिंद फौज किसने बनाई थी, या वो क्वेश्चन ऐसा देंगे कि कौन सी जगह पे बैठ के रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा था, है ना, तो वो वैसे भी नहीं होगा, उसका अपने करके भी क्या करेंगे, वरना आपको ऑप्शन देके पता चल जाएगा। फिर मैं कहता हूं आरपीसी के ऑप्शन कभी भी इतने क्लोज नहीं होते, आरपीसी के ऑप्शन बहुत दूर दूर के ऑप्शन होते हैं, आपको ऑप्शन देके पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। कोई द्वीप का क्वेश्चन पूछा, कोई खनिज का क्वेश्चन पूछा आपको, वैसे मुझे याद है 2012 में क्वेश्चन पूछा, इनमें से कौन सी देवी राजस्थान के अंदर नहीं होती, है ना, ऑप्शन करणी माता, जीण माता, आउरी माता, हिडिंबा माता। तो हम आवरी भी नहीं जानते कि आवरी क्या है, भाई आवरी क्या है ये भी मान लो अपने को नहीं पता, पर ये पता है हिडिंबा तो नहीं है हमारी, ये नाम हमारा नहीं सुना हुआ यार, हिडिंबा माता हमारी देखो असम साइड की माता जी है उधर की, अपने उसका कोई भी लेना, हिमाचल की है अपनी, तो यहाँ की नहीं, तो भाई उधर की हो जाएगी। तो इतने दूर दूर के ऑप्शन आएंगे, इसलिए घबराने की आवश्यकता, पेपर बेहद सिंपल आएगा, आपकी तैयारी के हिसाब से बहुत ज्यादा पेपर सिंपल आएगा, प्री सबका पास होगा। अरे 20,000 लोग पास करते हैं यार, 15-20 हजार लोग किसको कहते हैं, इतने लोग तैयारी करने वाले होते ही नहीं है।
20,000 लोग कौन तैयारियां करते हैं? आराम से 15 से 20,000 के बीच में आरपीसी प्री पास करवाएगी, और प्री पास करवाएगी तो उसमें आप सबका प्री पास होगा। कोई माइनर से, कोई सिली मिस्टेक से रह जाए तो मैं कह नहीं सकता, बाकी प्री नहीं रुके। मैं प्री वाले बेचों का मेरा देखा हुआ था कि जो हम प्री के अंदर बेच बनाते हैं, जिन प्री वाले बेच को हम 2 महीने पढ़ाते हैं, महीना भर पढ़ाते हैं, 1.5 महीने पढ़ाते हैं। पिछली बार जो प्री के बेच बनाए थे वो के वो सारे के सारे मेंस में आए थे। और ना होता क्या कि अपने यहाँ पे मेंस के बेच नहीं बनते भाई। मेंस के बेच कहां से बनेंगे? सारे तो आप फाउंडेशन वाले हो। तो जो चीजें आपने जो प्री कम मेंस की पढ़ी है, तो खाली मेंस की पढ़ने वाला तो कौन बचे? थोड़े से बच्चे बचते हैं जो केवल प्री में आए। अब प्री वाले मान लो प्री पास ही नहीं हुआ तो मेंस में कहां से आएंगे? पिछली बार अपने पास में मेंस के बेच थे 3, तो बच्चे कहां से? फाउंडेशन वाले बच्चे थे नहीं, वो बच्चे वो जो अपने पास प्री में आए थे। इसका मतलब प्री में जो जिन जिन एडमिशन लिया था उनमें से ज्यादातर मेंस में आ गए, उनमें ज्यादातर का प्री पास हो गया। और पूरा यूं रैकेट का रैकेट पास की। ये एक पूरा ग्रुप यहाँ पे 7-8 लोगों को बैठता है, ये सारे पास हो गए। ये शिवाक्षी खांडलन सारे उसके थे, तो 2 महीने पहले आए थे, धड़ाधड़ इस प्रकार की क्लासों के अंदर पढ़े थे, उसके बावजूद प्री पास हो जाता है। कारण कि प्री बहुत सिंपल है। 50 क्वेश्चन करना कोई महामारी नहीं है। 150 में से 50 सवाल किसके नहीं होते? और इन बातों में कभी नहीं पढ़ना कि लोग कहते हैं अब की बार मेरी तो बहुत ऊपर जाएगी। वो लोग वो हैं जिनकी पिछली 7 पीढ़ी ने आरएस का एग्जाम नहीं दिया। भाई करे रीट की तैयारी या ज्ञान बांटता है आरपीसी का आके, तो भाई साहब ऐसे नहीं हो। ये आरएस का एग्जाम है, पार नहीं पड़ेगी यहाँ पे। और यहाँ पे इस बार में फिर लोग आपको भगवान जाने कैसे कैसे तर्क देंगे। ओबीसी की ज्यादा जाएगी, कोई कहेगा ओबीसी और जनरल की एक साथ निकालेंगे तो और ज्यादा जाएगी। कैसे जाती है यार और ज्यादा? 2012 में आरएस का प्रीलिम्स था, इतना इजी, मतलब हद मार के इजी था। मेरे 97 सवाल सही थे 100 में से हिस्ट्री में। तो कितना इजी पेपर रहा होगा वो, वरना तो नहीं होते भाई 97, सीधी सी बात। मेरे 97 थे, मेरे साथ वालों के किसी के 92, किसी के 85, 400 में से कितने नंबर का पेपर होता था हमारे? 400। तो 100 क्वेश्चन आते हिस्ट्री के, 100 आते जीके वाले। मेरे नंबर आ रहे थे 340 के आसपास में, 190 इधर आ रहे थे, 150 के आसपास, 340। और ये सबके नंबर थे। मेरे 340, मेरे साथ वाले के 320, 316, 292, 294। अब इसको अंदाजा लगा के हम कितना अंदाजा लगाएंगे मेरिट कितनी जाएगी? आपको सर 280 तो जाए, 280 जाए भाई। सबके जब इतने नंबर आ रहे हैं आपके आसपास वालों को, तो मेरिट 280 तो जाने चाहिए। विश्वास नहीं करेंगे, मेरिट थी 215, क्योंकि लोगों के इतने भी नहीं होते हैं। आप तैयारी कर रहे थे इसलिए आपको लगता है कि आपके नंबर इतने आ गए तो सबके नंबर इतने आ जाएंगे। लोगों के नंबर उतने उतने से ही रहते हैं। पेपर जिस दिन दे के आओगे आपको लगेगा मेरे सब सही है। आंसर के आने के बाद में वही भयंकर हालत खराब रहती, और ले दे के लास्ट में अटकता कांटा वही है जाके। तो फर्स्ट टाइम देते हैं उन बच्चों का तो ज्यादातर का कांटा वहीं आके अटकता है कि भाई 60 क्वेश्चन यदि मेरिट जा रही है तो आपके सवाल सही होंगे 70, 72, 73, पर आप मेरिट से इतने ऊपर होते हो कि आराम से मेंस लिख लेते हो। तो मेरे को यही याद आता है 2010 में मेरा पहला प्रीलिम्स था, 1.5 महीने पढ़ के गए थे, कुल 1.5 या 1.25 महीने का टाइम रहा होगा। उसमें मेरिट गई थी हमारी 223, 400 में 223। वो पेपर टफ था तो उसमें 223 गई। 2012 में सिंपल था, उसमें 215 गई। तो ये कुछ ही नहीं पता चलता इन चीजों का। और उसमें मेरे कोई नंबर थे शायद 237 या 238 नंबर थे। सर से पूछा कितनी, सर ने कहा 220 ±5। तो भाई पता चला भाई 215 से 225 के बीच में जाएगा। अपने कितने जुड़ रहे हैं? तो अपने मान लो मैंने जोड़े 240, आरपीसी की आई तो उसे आगे 237, 2-3 नंबर उसे कट कुटाए गए, 2 क्वेश्चन उसने कोई डिलीट कर दिए तो हो गए। तो भी अपने प्री से 14-15 नंबर ऊपर थे उस टाइम। जब हम बाकी हमारे सीनियर से पूछते कितने हो गए, 300, 200, अब 250, मेरे 270, मेरे 280। हम सर के पास जाते हैं कि सर मेरे 240 हो रहे हैं तो क्या संभावना है? सर कहते तू प्री पास है तो मेंस की तैयारी कर। हम लेते हैं मैं प्री पास कैसे हो जाऊंगा जब सबके इनके 250, 260, 270 है। फिर पता चलता था कि कुछ एक लोग हैं जिनके, बाकी सब अपने जैसे हैं जिनके 215 भी नहीं है। इसलिए इन बातों में आने की कतई आवश्यकता नहीं है कि मेरिट भयंकर ऊपर चली जाएगी। 200 में से 201 तो जाने से रही। और पेपर सिंपल आया तो आपके लिए भी सिंपल होगा, पेपर टफ आया आपके लिए भी टफ होगा। सबके लिए टफ होगा तो अपने लिए टफ हो जाएगा, सबके लिए सिंपल आएगा तो अपने लिए भी सिंपल आ जाएगा। इसलिए पेपर को देखने के भी, जैसे टफ आया तो कई बार लड़कियां तो उल्टी करती है वहां, है ना। मैंने हर एग्जाम के अंदर लड़कियों को यूं बाहर जाके रोते हुए देखा है। मतलब यहां तक मैंने, यहां भी बच्चियां सीढ़ियों पे यूं माथा पकड़ पकड़ के बैठी रहती है। क्या हुआ? तो टेस्ट सीरीज का पेपर खराब हो गया। यार इसके लिए क्या है रोना? यहाँ तो खराब हो तो राजी होना चाहिए, वेरी गुड। यहाँ खराब हुआ वहां करेंगे, यहाँ थोड़ी प्रदर्शन करना है, अपने को वहां करके आना अपने आप के।
इसलिए वहां घबराने की आवश्यकता कतई नहीं। 3 घंटे ज्यादा टाइम है। आरपीसी के पेपर को टाइम तो 2 घंटे मिलने चाहिए। ये कितना मिला हुआ है? 3। जिनको मैथ्स रीजनिंग आती है वो तो पेपर कर लोगे आधे घंटे पहले। मैथ्स रीजनिंग नहीं आती उनके मैथ्स रीजनिंग में टाइम लगेगा। टाइम लगेगा तो आपका पेपर जाके पूरा पूरा सा पूरा होगा। पर ध्यान रखना कि आप उस घंटी से पहले कर लो। ओएमआर सीट तो पहले ही भरी जानी चाहिए। लास्ट में तो जो क्वेश्चन करो उनके तो हाथों हाथों ओएमआर भरनी है कि मान लास्ट 10 मिनट में सवाल किए, 67 नंबर सवाल किया ओएमआर सीट, 71 नंबर सवाल किया ओएमआर सीट, एक एक की ओएमआर सीट भरनी है। आप यदि सोचोगे मैं 5 करूं फिर ओएमआर भरूं, नहीं भर पाओगे। आई बात समझ में? रिवीजन किस किस का करना है? 25 26 2 दिन तो करंट और इकोनॉमिक। करंट के क्वेश्चन इतने सिंपल आएंगे जिसकी हद नहीं। यहां हमारे दिक्कत हो जाती है, करें क्या? आपने जो करंट पूछ रहे उसमें से पूछे आप सारे कर लो, फिर ऐसे उल जुलूल पूछते हैं, योजना के अंदर की योजना पूछते हैं। टेस्ट सीरीज वालों को खुद को ही नहीं पता योजना हमने कहां से पूछी, पर क्या करें वो पूछनी पड़ती है उनको। वहां पर बहुत सिंपल सवाल आएंगे। इकोनॉमिक सर्वे बहुत बड़े बड़े से डाटा पूछेंगे आपसे, आपको याद होंगे। आपने भगवान जाने कौन कौन सी योजनाएं याद की होगी। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री कन्याश्री योजना, इसमें कन्या को इतने रुपए मिले, उसमें इतने रुपए मिले, इतने साल के तो इतने मिले, उतने साल के तो उतने मिले। कोई नहीं पूछे। बहुत बड़ी बड़ी सी योजना, किसके लिए योजना चलाई गई थी उस टाइप की। ये योजना किसके लिए? बुढ़ों के लिए, महिलाओं के लिए, कुंवारी कन्याओं के लिए, पलाड़ों के लिए। सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे, करंट और रीजनिंग, इनका क्वेश्चन किसी का भी गलत है नहीं। ठीक है, मैं तालियां बजाती। मैं अभी नवीन जी से मैसेज करवा दूंगा किसका वो अगला क्लास कितने बजे से आपकी होगी, कितने बजे से नहीं होगी। तो यदि उनका टाइम बचता हो तो कल मैं घंटे भर आके वो क्रांतिकारी आपको और करवा दूंगा, है ना, ताकि वो एक क्वेश्चन अपना सही और हो जाए। बाकी आज जो पीडीएफ दी थी इसमें थोड़े से चैप्टर मेरे और लिखे हुए हैं, वैसे छोटे छोटे पॉइंट लिखे हुए हैं, ये पॉइंट पढ़ना। आधे पौने घंटे में ये पीडीएफ पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए। नहीं नहीं वो ठीक सही है।